ये कार्यक्रम के लिए हम लोग पिछले 1.5 माह से प्रयासरत थे और आज वो धरातल पे है। एक छोटा सा और अनुरोध होगा कि जिस पे आप बैठे हैं जगह बहुत है, एक पे अगर 2 बैठे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, जगह भी दूर तक जाएगा। धन्यवाद। बहुत अधिक दूर न बांधते हुए आप सबों का स्वागत। यह आश्चर्यजनक है कि केवल फेसबुक पे भी लिख के, व्हाट्सएप पे लिख के हम लोगों ने इतने लोगों को बुलाया। आपको आश्चर्य होगा कि लोग इलाहाबाद से आए हैं, बाहर से आए हैं, उनको कोई आने जाने का किराया नहीं है। कहीं ना कहीं ये ललक तो है कि कुछ हो, आखिर वो कुछ कौन करेगा? हम ही आप कर सकते हैं। कोई जयप्रकाश गांधी लोहिया तो आएंगे नहीं, करना हमें ही है। तो आइए, एक कार्यक्रम हम लोग ने किया है, आज हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे और कल हम लोग वैज्ञानिक में बैठ के इस पर चिंतन करेंगे और साल भर का एक चार्टर भी बनाएंगे कि हम कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आज की अध्यक्षता आदरणीय रामचरण जी करेंगे। वो उनको थोड़ा विलम्ब है, वो आएंगे तो अध्यक्ष चेयर पर बैठेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने मुख्य अतिथि को, उद्घाटनकर्ता को, वियोगी गांधीयन सर्व सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोहर भाई जी से आग्रह करूँगा तो मंच पे आए। आदरणीय मनोहर भाई। इस कार्यक्रम के संयोजक लगातार, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति जिम्मेदार पद पे है लेकिन लगातार सड़कों पे खड़ा होना, गांव में जाना, नुक्कड़ सभा करना, लगातार लगे हुए हैं। आप मान सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं, जो उपस्थिति है, जो कार्यक्रम है, उसके पीछे एक व्यक्ति का बहुत मजबूत समर्पण है। आदरणीय डॉक्टर युगेंद्र सर से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे आए। अगर युवाओं को हम लोग भूल जाएं, हम लोग ने ये जो आयोजन किया है, हम लोग ने चाहा है कि युवाओं का पार्टिसिपेशन अधिक हो। युवा आ रहे हैं और आएंगे भी, वो बोलेंगे भी। हम लोग का जो युवाओं का जो संयोजक था, मैं प्रणव से भी आग्रह करूंगा को मंचासी लोग मंच पे आए। प्रणव जी आइए। और आदि शक्ति जो है, अगर महिलाओं को हम मंच पे न बुलाएं तो वो भी अधूरापन रहेगा, मंच का भी, हमारा भी, आपका भी। तो मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय यास्मीन मोहम्मद जी से, वो आए और मंच पे आए। आदरणीय यास्मीन। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम को हम लोग दीप प्रज्वलन करके शुरू करेंगे। तो यास्मीन जी आ जाएंगे, फिर हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। हम लोगों के संघर्ष के साथी आदरणीय घनश्याम भाई भी हैं, उनसे सादर आग्रह होगा कि वो भी आए। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हम लोग दीप प्रज्वलन से करेंगे। तो हम सारे अतिथियों से आग्रह करेंगे कि दीप को प्रज्वलन करें। आप चढ़िए, ऊपर चढ़िए। सर सब लोग सामने जैसे देखिए प्लीज सर। सब हाथ लगे। हाँ, थोड़ा सा बात में। हाँ, सामने देखिए सर, सामने इधर सर मनोज सर। ठीक है, ठीक है।
जैसे हाथ लगाइए तो वक्ता जो बोलेंगे वो समय का भी ध्यान रखेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो मैं जमीन से चल के हमारे बीच आदरणीय भवानंद भाई आए हैं, तो उनसे आग्रह करेंगे वो आए और एक अभियान गीत गा के सबों में जोश भरें। आदरणीय भवानंद भाई। आप साथियों को मेरा नमस्कार। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं ठीक उसके ऊपर महात्मा गांधी, अंबेडकर, सरदार भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और सीमांत गांधी हैं। और ठीक आपके उनके नीचे आप सभी लोग बैठे हुए हैं, तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी आप अपने हाथों में लेकर के यहाँ पर हैं। भाई योगेंद्र जी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और आप साथी जुड़े हुए हैं। जब मैं उस बुलेटिन को पढ़ रहा था, उसके नीचे लिखा हुआ है कि देश हमें पुकार रहा है। मैं तो कहता हूँ कि अब क्रांति हमें पुकार रही है, और उस क्रांति के वाहक जो है आप युवा हैं। उन युवाओं के लिए मैं एक गीत गा rहा हूँ और आशा करते हैं कि मैं शुरू हो रहा हूँ, मेरे साथ आप भी शुरू हो जाएंगे। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। देश में है त्राहि त्राहि सुन रहा है तू बड़ा, देश में है त्राहि त्राहि सुन रहा है तू बड़ा, दीन की कराह आग सुन रहा है तू बड़ा, गाँव गाँव भय अशांति उठ रहा तूफान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, रक्त क्रांति के वहम से देश को बचाएगा, रक्त क्रांति के वहम से देश को बचाएगा, तेरे बल पे अब भी देश को गुमान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। करवटे बदल नहीं तो अब तो आंख खोल दे, तू निकल एक बार इनकलाब बोल दे, तेरे दम पे यह जमीन और आसमान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे भेदभाव तोड़ दे रूरियां, रूरियों से बन सकी है कब नवीन पीढ़ियां, सब मनुष्य समान और सबका हक समान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तू बढ़ा है जब कभी तो आंधियां लजा गई, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई, तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। मार्ग की मुसीबतों से कब रुकी जवानियां, युग चुनौतियों के डर से कब झुकी जवानियां,
उठ कदम बढ़ा कि तेरे सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भवानंद भाई, आपने वो काम किया जो हम लोग चाहते थे। आपने जोश भरा, युवाओं इस जोश को आप रखिए। क्रांति आपसे है, हम तो केवल आपके लिए मार्ग या जगह तलाश रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। करना आपको ही है। ये जो कार्यक्रम है इसका क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हैं, उसके जो हमारे संयोजक हैं अपने विचार को रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर योगेश सम्मेलन के अध्यक्ष रामचंद्र जी कभी रास्ते में आ रहे हैं। अमरनाथ भाई आप जानते हैं गांधीवादी चिंतक सामाजिक कार्यकर्ता है। लक्ष्मी मानव जी, हमारे मित्र घनश्याम जी, छात्र कन्नड़ जी और तमाम दोस्तों मित्रों जो इस जरूरी सम्मेलन में आए। ये सम्मेलन क्यों बुलाया गया, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। सुबह जब बैनर टांगा जा रहा था तो उसमें एक ने कहा कि क्या होगा इससे, मतलब सम्मेलन से क्या होगा, महंगाई और बेरोजगारी की बड़ी सम्मेलन से क्या होगा। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कवि सैयद राम सिंह की कविता की पंक्तियों से। उन्होंने लिखा है, जहां आवाम के खिलाफ साजिशें हो सहन से, जहां पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम, हमारा हक हमारा हक हमारा हक। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल सोच और सोच पर सवाल कर, किधर गए वो वायदे, सुखों के ख्वाब क्या हुए, तुझे था जिनका इंतजार वो जवाब क्या हुए। तू इनकी झूठी बात पर ना और इतबार कर कि सांस की तुझको समझ समझ का सही जवाब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। तो कवि की ये पंक्तियां हमें बुलाती, हमें कुछ कहती हैं। इतने वर्षों के बाद, देश की आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जब यह बात कही जाती है कि मैं चाय बेचकर आया था, तो उम्मीद की जाती थी कि चाय बेचने वाला गरीब की बात सुनेगा, देश की बात सुनेगा, 1 अरब 30 करोड़ जनता की बात सुनेगा और उसकी ओर से जनता जिन चीजों से जूझ रही है, बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी से जनता जो जूझ रही है, तो उसकी ओर से काम करेगा। बहुत बड़ी बात थी कि चाय बेच कर जो आया तो पता नहीं कैसे देश बेचने का हक मिल गया, और ये हक हम लोगों ने दिया। जिस तरह से सरेआम एक व्यक्ति लगातार 2014-13-14 से झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज है और तरह तरह की बातों और तरह तरह की बातचीत के बाद जो शासक बना हुआ है, यह देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि मैं चौकीदारी करूंगा और उनके नाक के नीचे 29 बड़े बड़े जो लोग थे
करोड़ों करोड़ रुपया लेकर बैंकों के चंपत हो गए। जब चुनाव आता है तो कहा जाता है बस 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 आ ही रहा है, पकड़। और सब कुछ ये हुआ। मेरा एक लिखित वक्तव्य है छोटा सा, जिसे मैं पढ़ देना चाहता हूँ इस मौके पर। महंगाई बेरोजगारी विरोधी सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने सम्मेलन का निर्णय लिया था, लेकिन आश्वस्त नहीं था कि यह सफल होगा या नहीं होगा। साथियों की 4 बैठकें हुई, विचार विमर्श हुआ, यह भी चर्चा हुई कि क्या यह सम्मेलन तक सीमित रहेगा या आगे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। देश में कोई गांधी नहीं है, न जयप्रकाश नारायण है, न डॉक्टर अम्बेडकर है, न डॉक्टर लोहिया है। इस वक्त का यह अभाव है, लेकिन एक मौका भी है, एक अवसर भी है कि हम सामूहिक रूप से एक जरूरी देश के लिए एक पहल करें। देश में आज भी इंसानियत है, वह सत्ता के सामने खड़ी हो रही है, नया सपना देख रही है, संकल्प, साहस और संघर्ष के नए क्षितिज को छू रही है, यह जानते हुए कि खतरे हैं। झूठे मुकदमे डालकर वर्षों वर्ष जेल में सड़ाए जा सकते हैं, सड़ाए जा रहे हैं, गोलियों से मारे जा सकते हैं, मगर गंगा की धारा पर्वतों पत्थरों के सीने चीरकर पावन धरती पर उतरती है। वह विघ्न बाधाओं को का परवाह नहीं करती। हम बारिश है गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, खान, अब्दुल गफ्फार खान जैसे अंग्रेज महापुरुषों के हमारे रक्त में तमाम विद्रोह के गुंजे हैं, हमारे सीने में शहीदों की धड़कनें हैं। देश आकाश चुंबी इमारतों, 4 लेन की सड़कों, जंगलों और नदियों को नष्ट कर रहे नीतियों और चमकीले टापू बन रहे कुछ शहरों महानगरों में नहीं है। देश तो हमारे आपके जैसे करोड़ों करोड़ इंसानों, हजारों किस्म के जीव जंतुओं, जंगलों, नदियों में है। इसकी सुरक्षा, सृजन और नवनिर्माण ही देश सेवा है। देश सेवा छीनने में नहीं, त्याग में है। आजादी के लिए जिनके सीने चाक हुए, जेलों में जिन्हें पीटा गया, मारा गया, सड़कों पर दौड़ाकर गोलियां मारी गई, वे आजादी के दीवाने थे। वे हर एक भारतीय के लिए अपने सपने देख रहे थे कि छत होगी, खेती लहलहाएंगे, शिक्षा उनके घर तक आएगी, दवा के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा, आजादी होगी बोलने की, कोई पहरा न होगा, गीत गाएंगे समता, बंधुत्व और प्रेम के। क्या हम अपने देश की आजादी की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या आजादी के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हर एक नागरिक को सुकून की जिंदगी दे पा रहे हैं? क्या देश के किसी कोने में रोटी के टुकड़े के लिए तरसते इंसान नहीं है? क्या कहीं शिक्षा से इंसान को बेदखल नहीं कर रहे? क्या कहीं अय्याशी और कहीं भुखमरी नहीं है? जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उन शहीदों के खून का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। यह सच है, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोई महापुरुष और नहीं आएंगे। हम सबको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है। आखिर हम सब भावी पीढ़ी को क्या कहेंगे कि जब असत्य सिर पर चढ़कर बोल रहा था तो हम डर कर घर के कोने में छिपे कैसे बैठे रहे? क्या इतिहास हमारे नाम पर थूकेगा नहीं कि भारत की यह कैसी जमात थी जो जीवित रहकर भी जीवित नहीं थी, अपनी लाशों को अपने कंधे पर ढोए चली गई। मृत्यु अटल सत्य है, हमारी विरासत में लिखा हुआ है। ये आत्मा अमर होती है, मरकर भी नहीं मरती। गांधी नहीं मरे, अम्बेडकर नहीं मरे, बुद्ध नहीं मरे, हजारों हजार लोग मरकर भी अमर हो गए। मृत्यु अनिवार्य है, सृष्टि की खूबसूरती है, लेकिन वह सार्थक तभी होती है जब जीवन सार्थक होता है। हमें अपने समय की समस्याओं का हल ढूंढने की मुकम्मल कोशिश करनी पड़ेगी। हम सबको साथ साथ चलना पड़ेगा। छोटे छोटे मनमुटावों से पार जाना होगा।
एक दूसरे का सम्मान करना होगा, विचारों को साझा करना होगा और एकजुट कर 11 होना होगा। हमें अलगाव की नहीं, जुड़ाव की राजनीति करनी है। परिस्थितियों की आलोचना करना आसान है, फेसबुक, ट्विटर और या सोशल मीडिया पर कुछ लिखकर मौन हो जाना और भी आसान है। आसान ही यह कहना कि सभी गुनाहों के लिए हम आदमी जिम्मेदार है। हम अपने समय में अपने अंदर जाने अनजाने नफरत और हिंसा भर रहे हैं। हमें इससे पार जाना है, उदार मन से सोचना है, समझना है, काम करना है। सम्मेलन में नए पुराने सभी साथी मौजूद हैं। हम 2 दिनों तक साथ साथ रहेंगे, महंगाई और बेरोजगारी सहित सभी समस्याओं का आकलन करेंगे और आगे के कार्यक्रम, संगठन और संसाधन का विस्तृत रूपरेखा बनाएंगे। आप सबको क्रांतिकारी अभिवादन। हम हैं जन आंदोलन और देश के नवनिर्माण के सिपाही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी शरीर है, शामिल हैं, आपको हम हृदय से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी देश में फैलेगी और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। दुखद दिन बहुत ज़्यादा होता है तो सुखद दिन आने में देर नहीं होती। आप लोगों का सम्मेलन में एक बार स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंगारी फूटेगी और फूट रही है, तो ये चिंगारियाँ गांव-गांव तक जाएँ। गांव से लोग आए हैं, अलग अलग शहरों से लोग आए हैं, तो होगा। जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, दिमाग से नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में आप सोचिए कि 90 वर्ष की उम्र में वाराणसी से चल के हमारे बीच अगर आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। तो मैं आज के उद्घाटन भाषण के लिए आदरणीय अमरनाथ भाई जी से आग्रह करूँगा और ऑपरेटर से आग्रह करूँगा कि वो खुला माइक जो होता है, ओपन वाला माइक दे, कॉर्डलेस माइक, ये कॉर्डलेस माइक। सम्मानीय मंच तथा मित्रों, अभी भाई योगेंद्र जी ने आज की चुनौतियां क्या हैं और संभावनाएं क्या हैं दोनों पर प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद शायद देश जितने संकट से आज गुजर रहा है, इतना बड़ा संकट कभी नहीं है। अधिकांश साथी यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने इमरजेंसी झेली है। घोषित इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक अघोषित इमरजेंसी चल रही है। और आगे की जो संकेत दिख रहे हैं वो बहुत ही घातक, महंगाई, बेरोजगारी, जिन मुद्दों को आप मित्रों ने लिया है, महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दे बहुत आसानी से सबकी समझ में आने वाले हैं, लोग भुगत रहे हैं। इसलिए इस 2 मुद्दों को केंद्र में रख करके आज की पूरी परिस्थिति के बारे में आपको सोचना होगा और समझाना होगा। महंगाई, बेरोजगारी ऐसे ही नहीं आ गई। इस देश में जो कुछ चल रहा है, चल तो पहले से ही रहा था महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन 8 साल में जो नीतियां चली है इस देश में,
उसका परिणाम है। लेकिन देश कहीं इससे ज्यादा खतरे में। आज एक तरह से कहा जाए तो देश जो है 37 के दौर में जर्मनी में जो कुछ हो रहा था वो आज अपने देश में हो रहा है। एक आदमी की इमेज इस तरह उभारी जा रही है कि लगता है कि वही आशा है, वही भविष्य है, वही पूज्य है, वही सर्वश्रेष्ठ। एक आदमी के पीछे एक बड़ी फौज है जो उसकी छोटी छोटी बातों से लेकर के भी यह प्रचारित और स्थापित करना चाहती है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अभी आपने देखा होगा अखबारों में हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे अभी, तो थोड़ा 2 कदम आगे हो गए और बाइडेन वगैरह पीछे चल गए। अब उनके भक्तों ने इस तरह प्रचारित किया कि देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, तो सबसे आगे है और लोग उनके पीछे चलती है, यानी साथ में चल रहे हैं कि कोई 2 कदम आगे 2 कदम पीछे होगा। लेकिन इस छोटी छोटी बातों से लेकर के और आज का मसीहा सिद्ध करने की कोशिश हो रही है इस देश में। ये देश गणतंत्र है मित्रों, इसमें गण मुख्य है। ये गणतंत्र देश जो है आज फासिज्म की कदम पर चल पड़ा है। एक सांप्रदायिकता को भड़का करके सांप्रदायिकता के सहारे देश में फैसिज्म की स्थापना के राष्ट्र बुला जा रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा रहा है। दुनिया बहुत छोटी हो गई। आज कोई समस्याएं किसी देश की अकेले नहीं रह गई, पूरी दुनिया उन समस्याओं के संबंध में चिंतित होती है और कुछ कदम भी उठाती है। यूक्रेन के मसले पर भी आप देख रहे हैं कि रूस जैसे सशक्त देश को भी जो है दुनिया के संगठनों ने हाशिए पर ला दिया है। तो आज अपने एक देश में जो चाहे कोई कर ले, ये संभव नहीं रहेगा। यहाँ कुछ होता है तो अमेरिका के अखबारों में निकलता है, दुनिया के अखबारों में निकलता है। ऐसी स्थिति में 20 करोड़ की आबादी को आप नाबूद कर देंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और आज तो बाकायदे सांप्रदायिकता को ही जो है हवा दी जा रही है। मंदिर मस्जिद का समय बीत रहा है, खोदते जाइए, कहां तक खोदते जाइए? अजमेर और ताजमहल भी खोद देंगे। ये कहां जा रहा है देश? इस देश में तो गांव से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक हिंदू मुस्लिम के बीच का एक आपस की भाईचारा था। हम उनके तीर्थों में शरीक होते थे, हमारे तीर्थों में शरीक होते थे, दंगे होते थे, जीत जाते थे। लेकिन आज वो दंगे नहीं है,
आज इनके पीछे एक सोची समझी चाल और पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जितनी संस्थाएं हैं, जन संस्थाएं जिन्हें कहेंगे, ये सारी संस्थाएं जो है अब उनके स्थापित करने में खड़ी है। चुनाव आयोग है, संविधान है, संविधान को भी तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है, न्यायालय है, ये सारे जितने भी पुलिस प्रशासन आज है, लगता है कि किसी पार्टी का वर्कर है, देश का वर्कर नहीं है, जनता का सेवक नहीं है। हमारे IAS ऑफिसर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने जाते हैं, लोक सेवा आयोग से, लेकिन आज वो एक पार्टी के वर्कर की भूमिका निभा रहे हैं। RBI हो, CBI हो, ED हो, जरा सा नहीं कुछ बोलता है पीछे लगा, मिलता कुछ नहीं है। वास्तव में जिनको जेल के शिक्षे के अंदर डालना चाहिए, वो बाहर आकर लोगों को शिक्षे के अंदर डालने की कोशिश करें। मित्रों, ये देश में फासिज्म नहीं आएगा। आज इस देश में चाहे जिस हद तक कोशिश की जाए आज, लेकिन ये कोशिश सफल होने वाली नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये देश 120 करोड़ रहने वालों का राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना नहीं पूरा होगा। एक दौर है, इस दौर में कुछ दूर तक जाएंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इस देश की बुनियाद बहुत गहरी। हीगल नाम का एक दार्शनिक हुआ है, उसने कहा है एक जगह कि भारत जो है वहां सरकार शून्य है, नागरिक समाज जो है वो प्रभावी है। और साथ ही साथ चीन को जोड़ के कहा है कि चीन में नागरिक समाज जो है वो शून्य है और राज्य जो है, सरकार जो है वही प्रभुत्व है। तो इसकी जड़ जो है लोगों के बीच में। ऐसी स्थिति में ये जो देश आज 1930 की जर्मनी के रास्ते चल पड़ा है, उसे रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी हम सब। आज गांधी ने देश को कुछ और ही बनाना चाहा था। दुनिया का जो संकट में दुनिया फंसी है, उस संकट से मुक्त करने की योजना बनी थी गांधी के मन में। नहीं वो अवसर आया, देश निर्माण की दिशा बदल गई, गांधी का सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो सपना आज भी, वो सपना हम सबका बनने वाला है। भाई रविंद्र जी ने कहा कि देश में कोई विभूति नहीं रह गई है, कोई दुनिया जगह जी नहीं है। मैं बराबर कहा करता हूं कि सन 74 और आज 2010 जो है, इसकी कोई तुलना नहीं है। हजार गुना परिस्थिति जो है बिगड़ी, लेकिन कोई जगह दुनिया हमारे यहाँ पे चाहने से नहीं। विनोबा जी की एक बात मुझे बहुत याद आती है आज की परिस्थिति में। उन्होंने कहा था कि मुझे पूर्णिमा का चांद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूर्णिमा के आकाश में
तो केवल एक चांद ही चमकता रहता है। तो हमको एक की चमक नहीं चाहिए, हमको तो लाखों की चमक चाहिए। इसलिए मुझे पूर्णिमा का चांद अच्छा नहीं लगता है, अमावस्या का आकाश ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अमावस्या में कोई एक चांद नहीं रहता जिसके चलते तारे जो है वे छिप जाए, लाखों तारों को टिमटिमाने का मौका मिलता है। इसलिए आज वो समय आया है कि हम इंतजार नहीं कर सकते। हम जो है दुनिया जगह जो सीखे हैं, अपने महापुरुषों से जो सीखे हैं, जो समझे हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा मिलती है। जिस तरह की सभाएं आज हो रही है, इन सभाओं की कतार करनी चाहिए, चेन करनी चाहिए। इसकी पूरे देश में जनता को खड़ा होने की आवश्यकता है, जो असली मालिक है इस देश का, जिनको हम लोगों ने सौंपा था देश, उनका तो देख लिया गया। अब मालिक जगेगी तो देश बचेगा, मालिक को जगने की आवश्यकता है। दिनकर की 4 लाइनें मुझे याद आती है। उन्हें पुकारो जो गांधी के सखा मित्र सहचर, कहो आज पावक में उनका कांचन पड़ा हुआ है। सभा पूर्ण होकर निकला तो वह पूजा जाएगा, विफल हुआ तो भारत की साधना बिखर। तो भारत की साधना बिखरने नहीं देंगे, संकल्प करना पड़ेगा हम लोग कि हम भारत की साधना बिखरने नहीं देंगे। मैं तो दुनिया बहुत संकट में पड़ी हुई है। गांधी ने इसी संकट से मुक्त करने की बात तो कही थी दुनिया ने। आज जिस तरह से वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इतने दिन में कोयला खत्म हो जाएगा, इतने दिन में पानी खत्म हो जाएगा, इतने दिन में आकाश की हालत होगी, धरती की हालत होगी। क्या किया हम लोगों ने विकास के नाम पर? जंगल काट डाला, पहाड़ खोद डाला, नदियों को गटर बना दिया, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तेजाबी वर्षा हो रही है, आए दिन तरह के तूफान और बाढ़ आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं तरह तरह की जिनके नाम नहीं जानते। ये प्रलय की, इसी प्रलय से बचाने का काम गांधी ने, देश नहीं पूरी दुनिया उनके सामने है। आज पूरी दुनिया इस संकट में फंसी हुई है। आज अपने देश का संकट तो है ही, जैसा आपने कहा कि फाइटिंग का तगाजा जो देश में हो रहा है, लेकिन इससे आगे बढ़ना है। आज शायद गांधी सबसे अधिक प्राथमिक है, इसलिए वो दिनकर की 4 लाइनें मुझे याद आती है जो मैंने आपको सुनाया, और ऐसे ही 4 लाइनें और भी की। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी। तटस्थता का समय नहीं है मित्रों, सक्रियता का समय है। यहाँ बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं संजय बहत्तर के आंदोलन, मुझे लगता है कि उससे बहुत गहरा संकट है। फिर से एक बार कमर कसकर खड़ा होने की आवश्यकता है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, देखकर मुझे बहुत आशा बनती है कि भाई रामचरण जी की और मनोज जी की, जोगेंद्र जी की, जो इन लोगों ने प्रयत्न किया है इकट्ठे करने में, ये समूह बहुत बड़ा समूह है। ये समूह इतने समूह को जोड़ने की कोशिश करी। 90 दशकों में आके वाराणसी से आके वो हमको प्रेरणा जरूर देगा। हमें पूर्णिमा का एक चांद नहीं, सैकड़ों सितारा चाहिए। गांधी का जो संकल्प है वो पूरा तो नहीं हुआ है, पर पूरा हमें ही करना है, ये सोचना होगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। तो मित्रों,
ये कार्यक्रम हम लोग 2:30 बजे तक चलाएंगे। वक्ता जब बोलते हैं तो अपने समय को भी देखेंगे। गौतम मल्लाह जी अगर यहाँ पे हैं, उनसे हम आग्रह करें कि जो लोग बोलना चाहते हैं उनका नाम लिख लेंगे, शिरोमणि, मेरे पास तो सबका नाम नहीं है, तो नाम लिख लेंगे, जो बोलना चाहते हैं वो उनको दे देंगे। हम लोगों से, खासकर युवाओं से, साथियों को तो मैं जानता हूँ। और अब मैं एक युवा को बुलाता हूँ जो पटना से चल के हमारे बीच में आया है, शैडो गवर्नमेंट का करता धरता है, गगन गौरव से आग्रह करूँगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। गगन गौरव। मंच पर बैठे सम्मानित साथियों एवं इस सभागार में उपस्थित बड़ी एवं अन्य मित्रों, महंगाई बेरोजगारी विरोधी सम्मेलन में आज हम लोग एकत्र हुए हैं। वर्तमान में पूर्व के वक्ताओं ने भी, योगेंद्र सर ने भी विषय प्रवेश में कहा और अमरनाथ जी ने भी विस्तार से देश में कई समस्याएं हैं जिस पर की प्रकाश का। देखिए, किसी भी शासन में अगर जो समाज का सबसे पैसे वाला वर्ग है और जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति का छोर है, उसके बीच की अगर खाई बढ़ती है, उसके बीच का अगर गैप बढ़ता है, तो उस समय की सत्ता का पर हम लोग इसका दोष सीधा सीधा आरोपित कर सकते हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 वर्षों में अगर कुछ सबसे अधिक हुआ है तो देश में जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है और देश के जो कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट्स हैं, उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ा है। पिछले सप्ताह के एक रिपोर्ट को माने तो देश में हर 23 घंटे में 1 अरबपति बना है। ये कोविड काल की बात कर रहा हूँ। कोविड काल में हर 23 घंटे में देश में एक नया अरबपति बना है और हर 30 घंटे में देश में 10 ऐसे लोग हुए हैं जो कि अगर छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे तो उनकी बैंकरप्सी की हालत हुई। तो यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। जब किसी भी सरकार की नीतियां कुछ विशेष परिस्थिति में बनती हों और कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट्स मिलकर के उसका निर्धारण करते हों, तो ऐसी परिस्थिति होना लाजमी है। आज अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो भारत में बेरोजगारी की ऐसे भी सामान्य परिस्थिति में भी समस्या थी। जो विश्व का जो मानक स्तर था उससे हम काफी पीछे थे, लेकिन हालिया समय में कई कारणों से इसमें और इजाफा हुआ है। और इस इजाफा यह ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कोविड के ऊपर दोष दे करके जो भी सरकार है, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो या हमारे देश की सरकार हो, वह कोविड के माथे पर ये ठिकरा खोद करके वो खुद को इससे बचा सके। जो हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार सबसे ज्यादा जहां सृजित होते थे, वहां पर निजीकरण के कारण रेलवे में बहुत सारी छटनियां हुई हैं। हाल में आप न्यूज सुन रहे होंगे लगातार, कभी रेलवे में 72,000 का पोस्ट समाप्त हो गया, कभी रेलवे में 10,000 का पोस्ट समाप्त हो गया। और अगर आप पिछले 2-3 वर्षों के न्यूज का संकलन कर लेंगे तो लाखों लाख नौकरियां रेलवे की निरस्त कर दी गई। आप बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। बीच में एक समय आया था जब 2010-12 के आसपास कि बैंक साल में लगभग 1 लाख नौकरियां देती थी, अगर आप सभी रूरल और नेशनलाइज्ड बैंकों को जोड़ लेंगे तो। आज वो समाप्त है, आप लगातार वहां पर निजीकरण से कर रहे हैं। इसी तरह से कई एक संस्था में जहां सरकारी नौकरियां हैं, अब सेना में भर्ती नहीं हो रही है, सेना में अभी 2 लाख से ज्यादा जगह रिक्त है। और विश्वविद्यालय और विद्यालयों की तो बात करना ही बेमानी है। शिक्षा व्यवस्था में तो कुछ रत्ती भर किसी की रुचि ही नहीं है वर्तमान भारत में। यह तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात है। अगर आप बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं तो निजी क्षेत्र में कोविड के समय में जिसको मन हुआ उसने निकाला अपने कर्मचारियों को, और हमारी देश की सरकारें इस पर कुछ भी एक मानक स्तर नहीं बना पाई कि किस परिस्थितियों में आप कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं। 10,000-5,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति की भी छटनी की गई और उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं था। तो निजी क्षेत्र में भी लगातार कोविड के समय में बहुत ज्यादा ये हुआ कि कर्मचारियों की छटनी हुई, उससे भी बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी पर अगर बात करेंगे तो और भी कई कारण है वर्तमान समय में।
हमने कोविड के समय में ऑनलाइन मार्केटिंग को बहुत ज्यादा हवा दी। परिणाम स्वरूप जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो गली मोहल्लों में छोटे छोटे दुकान करते थे, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर विस्तार से इस पर बात किया जाएगा तो कई बिंदु हैं इसके कारण की बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन अगर सबके जड़ में अगर कोई एक बात है तो वह है सरकार की नीतियां। सरकार रोजगार संरक्षित नहीं कर पाई। आप ये जितने भी आंकड़े हम लोग बोल रहे हैं या जितने भी आंकड़े किसी रिसर्च में, किसी पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं, वह सब तो संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। लेकिन भारत के इकोनॉमी का सबसे बड़ा पक्ष तो इसका असंगठित क्षेत्र है। और असंगठित क्षेत्र का ना किसी के पास कुछ आंकड़ा है। सर्वे के आधार पर कुछ आंकड़े आते भी हैं, वो कुछ एक शहरों के आते हैं। तो इन सबों को देखेंगे तो अभी जो बेरोजगारी की परिस्थिति है वह सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में है जब से हमने होश संभाला है, या जितना पीछे भी पढ़ा है तो इतनी ज्यादा बुरी स्थिति पहले कभी नहीं थी। बेरोजगारी की स्थिति में भी दो परिस्थिति होती है। एक तो कि आप बेरोजगार हैं लेकिन आशा है कि अगले 1-2 वर्षों में हम कुछ कर लेंगे। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो हाथ पैर मारते हैं। लेकिन यह बहुत दुखद होता है जब आपके पास आशा समाप्त हो जाए। और अभी आपका गवर्नमेंट का अपना आंकड़ा कहता है कि देश में लगभग 84,000-85,000 गवर्नमेंट का आंकड़ा कहता है। ये भी लाखों लाख में ये संख्या होगा कि वो आशा छोड़ दिए हैं अपने रोजगार की। अभी हाल में आपने सुना होगा ये वैशाली में एक इंजीनियर का पूरा परिवार सुसाइड कर लिया और उनकी एजुकेशन अच्छी जगह से हुई। तो जब एक पढ़ा लिखा लोग इतना निराश हो सकता है, और इस तरह के बहुत घटनाएं हैं। इसी तरह से अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई तो खैर प्लानिंग के साथ आती है। वही महंगाई को जब कॉर्पोरेट नीतियां बनाएंगे तो स्वाभाविक है वो अपनी जड़ में बनाएंगे। और महंगाई पर विस्तृत चर्चा करने से अच्छा है कि उसको हम लोग बहुत ही संक्षेप में समझें कि महंगाई पर नियंत्रण तभी संभव है जब चुनाव में आप धनबल के प्रयोग को रोक पाएंगे। महंगाई का सीधा सीधा समानुपातिक संबंध है आपके चुनाव से। आपके चुनाव में जिस तरह से धनबल का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव को आम जन के पकड़ से दूर ले जाया जा रहा है, तो वहां पर जो कॉर्पोरेट का इन्वेस्ट है उसको वो उसी सापेक्ष में वसूलते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, डॉक्टर योगेंद्र सर, डॉक्टर मनोज मीता सर और भी जो वरिष्ठ साथी हैं, इन सबों का आभार व्यक्त करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अगले 3 माह में हर जिलों में इस पेनिट्रेशन को बढ़ाना चाहिए। इसकी तीव्रता तभी हो सकेगी जब हम लोग एक कम समय में, इसको बहुत ज्यादा समय हम लोग ना लें, और अगले 3 माह में हम लोग कोशिश करें कि हर जिले में हम लोग जाएं। संभव है तो अगर जिलों के कुछ ब्लॉक तक भी साथी जा पाए तो जाएं। हम लोग अलग अलग टीम बना करके जाएं और फिर एक कोई बड़ा सम्मेलन हम लोग करें, तब हम लोग कुछ हासिल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमें शामिल होने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो भी हमसे व्यक्तिगत तौर पर बन पाएगा, जो भी साथियों का आदेश होगा, उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गगन गौरव, छोटे हर जिले में जाने की बात है। हर जिले से लोग आए, दूर दूर से लोग आए। हम जाएंगे, ये हमने प्रयास किया है। हर एक जगह हम जाएंगे, ऐसा नहीं कि आकर के सो जाएंगे। इसका फॉलो अप चलेगा और 6 महीने के बाद पटना में मिलेंगे एक बड़े सम्मेलन में। मित्रों, एक और युवा साथी है भी मैं आग्रह करूंगा कि जो युवा आए या जो भी आए वो 2 पंक्ति में अपना परिचय जरूर दें। तो मैं एक और युवा साथी जो बीरपुर से चल के आए हैं उनको बुलाना चाहता हूँ। वसीम आलम जी। वसीम आलम जी अगर प्रसाद में है और अपनी बातों को कम से कम शब्दों में रखे तो अच्छा रहेगा। बहुत से धन्यवाद। वसीम। आप सभी को हमारा प्रणाम और अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। यहाँ पे उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आज उस विरोधी सम्मेलन में आए हैं जिसकी आगाज बहुत पहले हो जानी चाहिए। मैं सभी का नाम लेकर ही धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि कम समय में मुझे ज़्यादा बातें करनी है।
और ये जो भी महंगाई और बेरोजगारी विरोधी सम्मेलन में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात, ये एक छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये कब का स्टार्ट हो जाना चाहिए आप सभी जानते हैं और हम सभी समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। और आज के समय में तो ऐसा हो गया है कि सरकार के विरुद्ध बोलना ये बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जिगर चाहिए आपको सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए। आपके अंदर अगर जिगर होगा तभी आप सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं, नहीं तो आप आजादी के जो आंदोलन हुए हैं उसको पढ़ करके तो आप घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करेंगे। आज महंगाई और बेरोजगारी उस चरम स्थिति पे पहुंच चुकी है कि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा, आप श्रीलंका को देख सकते हैं। ये आपके लिए एक आईने के रूप में है। अब एक सवाल ये भी होता है कि हम लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे बोलना क्यों नहीं चाह रहे? बहुत बड़ा सवाल है ये। हम सभी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि हमें सरकार बोलने नहीं देती, क्योंकि वो हमारे माइंड को इतने साइकोलॉजी वे में चेंज कर चुके हैं कि आपको ये लगता है कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि बड़ा मुद्दा कुछ और है। आप टीवी डिबेट में देखते होंगे, उसी से पता चलता है कि हमारे देश की सोच क्या है। देश की सोच का मतलब होता है हमारी सरकार की सोच का क्या मतलब, हमारी सरकार क्या सोच रही है। और जब हम किसी सरकार को चुनते हैं इससे ये पता चलता है कि वहां की जनता कैसी सोचती है। अगर सरकार जैसी सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे टीवी मीडिया जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं वैसे ही रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो अक्सर कमोबेश लगभग आपको एक भी सही चीजों पे रिपोर्टिंग नहीं होती। पहले सरकार जो है मीडिया से डरती थी, कल पता नहीं कौन सा पोल खोल देंगे हमारा, लेकिन अब ऐसा नहीं आपको देखने को नहीं मिलता होगा। सरकार डरती नहीं है कि कल को कोई मेरा मीडिया जो है कोई पोल खोल देंगे, कोई रिपोर्ट बना के पेश कर देंगे, नहीं कर देंगे। आप देखते होंगे अभी फिलहाल में एक आप लोग जानते होंगे रवीश कुमार को जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, और मैं समझता हूँ कि ईमानदार पत्रकार भी हैं। मैं इसीलिए नहीं कहता हूँ कि क्योंकि वो वर्तमान की सरकार को सवाल पूछने सरकार से, बल्कि आपको पता होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने उनसे भी पूछा था क्या प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है कि वो सरकारी स्कूल के मिड डे मील के खाने खा सकते हैं? नहीं पूछ सकते। और भी पत्रकार हैं, हम जब मीडिया टीवी वगैरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्रकारों को जो है ना अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, जो वो इतने सारे मुद्दों को छोड़ करके ऐसे बकवास मुद्दों पे बहस करते हैं, ऐसे बकवास मुद्दों पे बहस करते हैं जिसका हमारे विकास से, हमारे देश के अस्मिता से कोई मतलब नहीं। ऐसे मुद्दों पे वो डिबेट करते हैं जिसका 1% या 0.% भी अगर कहें तो हमारे विकास से कोई मतलब नहीं, रिलेटेड ही नहीं। लेकिन फिर भी वो ऐसे मुद्दों को लाते हैं। आपको सिंपल सी एक बात बताऊं मैं कि हर दिन का एक डिबेट आप देखेंगे, हमेशा आपको एक मिलेगा हिंदू मुस्लिम, हमेशा डिबेट में मिलेगा। जब देखें हिंदू मुस्लिम, जब देखें मंदिर मस्जिद, जब देखें इंडिया पाकिस्तान। इसके अलावा आप कोई भी हेडिंग देखना है, किसी भी बड़े डिबेट का हिस्सा देखना है, कहीं नहीं मिलेगा। किसी डिबेट में आप ऐसे इंसान को नहीं देखेंगे जो उस लाइन के एक्सपर्ट हो। अगर हमारी सरकार में पहुंच है, हमारी मीडिया में पहुंच है, तो मैं ही ना हर मीडिया चैनल पे जाकर के कभी मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के खेल का एक्सपर्ट बन के
टीवी बहस कर रहा हूँ, कभी इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बन के बहस कर रहा हूँ, कभी सामाजिक संगठन का बड़ा एक सदस्य बन करके मैं बहस कर रहा हूँ, और कभी महंगाई की बेरोजगारी के मुद्दों पे बैठ करके उन पे बहस कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास में ऐसा नॉलेज नहीं। सबका अपना अपना एक फील्ड है, लेकिन फील्ड वाले लोगों को ला करके बहस भी करवाते हैं, ऐसे लोगों को ला करके बहस करवाते हैं जिसका संगठन गांव से बाहर भी नहीं हो, जिनको कोई जानता तक नहीं हो, उनको ऐसे बहस करवा रहे हैं पिछले 8 सालों से 7 सालों से, जैसे कि वो देश का जो है सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा काम वो भी कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को बहिष्कार भी करना होगा। आपके मन में क्या है मुझे नहीं पता। आज के समय में मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ कि उसके मुंह में कुछ और होते हैं, दिल में कुछ और होते हैं। मैं भी सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं भी डरता हूँ। शायद आप लोग डरते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डरता हूँ। वो क्यों डरता हूँ आप लोग बेहतर समझते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलना नहीं चाहता, बोलना भी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी डरता हूँ। बोलने से पहले भी डरता हूँ, बोल करके भी डरता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मरने से डर लगता, मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। मरना सबको है, कोई छोटे से उम्र में मरते हैं, कोई बड़े से उम्र में मरते हैं, उसका कोई पता नहीं कि कौन कब मरेंगे। लेकिन समस्या ये है कि जिसको मैं अगर कुछ समझाऊं किसी चीज पॉइंट पे, वो मुझे नकार देते हैं। वो समझते हैं ये फला के विरोधी है इसलिए ऐसा बोलते हैं, या फिर फला के संबंध नहीं है इनका अच्छा इसलिए बोलते हैं। यहाँ तक मैं बताऊं 2014 के जो चुनाव हो रहे थे, उसमें मैं अभी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, मैंने भरपूर समर्थन किया। कई लोगों से मैंने लोहा ले लिया था, इतना कि लोग बोलते थे अरे आप जानते हो ये कौन है, 2002 में क्या क्या किया हुआ है, आप इनके साथ में खड़े हैं। तो हम वहां कहते थे तो क्या हम ऐसे सरकार को चुन लें जो हमारे ही देश को बर्बाद कर दे भ्रष्टाचार के नाम पे। उस समय भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा इशू चल रहा था और हम लोग को यकीन हो गया था। और आज वही चीज है, हम लोग को ये यकीन हो गया है ये सब मुद्दे दूसरे नंबर पे हैं। पहले मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम है और पहले मुद्दे पे मंदिर मस्जिद है। हम लोग सप्ताह में पता नहीं कितने दिन मंदिर मस्जिद जाते होंगे ये नहीं पता, लेकिन मुद्दे हर दिन देखते हैं टीवी पे। और हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग मंदिर मस्जिद में ही हैं, हम लोग भगवान से ही मिल रहे हैं और बड़ा खुश होते हैं। बोलने वाले भी लोग खुश होते हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि जब 2014 का चुनाव हुआ था, मैं 15 में उसके अगेंस्ट हो गई सरकार के खिलाफ, बोलता हुआ डर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा है कि संबंध सबसे फिर भी चाहता हूँ जो मेरे मन में है वही मेरे जबान में भी है, दिल में जो रहेगा वही जबान पे भी रहेगा। आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। जी बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हैं, सभी को बोल रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम 2015 में उसके खिलाफ हो और 2015 में सबको बोलने लगे ये मीडिया बिकी हुई मीडिया है, जिसको रवीश कुमार की भाषा में मैं कहूँ गोदी मीडिया है, गोदरी हुई मीडिया है। और ये आपके मुद्दे नहीं उठाएंगे। जैसे आजादी के टाइम पे कोई भी सरकारी तंत्र के लोग आपके साथ नहीं थे, वैसे आज के समय में सरकारी तंत्र के लोग आपके साथ नहीं होंगे। आपको खुद रोड पे निकलना होगा। कितनी बड़े मुद्दे हो चुके हैं लेकिन हम लोग रोड पे नहीं निकलते। अब विरोध के मामले में हम लोग रोड पे नहीं निकलते, कोई समर्थन के मामले में रोड पे पूरे जाम लगा देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ, मैंने तो पहली बार सुना कोई समर्थन में रैलियां निकाल रहे और हम लोग विरोध में रैलियां नहीं निकल पा रहे, इतने डरे हुए लोग। अगर हम डर के जिएंगे ये देश बर्बाद हो जाएगा। जब बर्बाद हो जाएगा तब तो हमारी नींद खुलेगी और तब तक हम सब चीज खत्म कर चुके होंगे, मेरे पास में कुछ नहीं होगा। आज हमारे पास में एक भी जन प्रतिनिधि ऐसे नहीं है जो आपके साथ में खड़े हों, जो आपके लिए बातें करें, जो आपकी सरकारी शिक्षा संस्थान की बात करे, आपके सफाई के मुद्दे की बात करे, आपके बारे में पूछे कि ये स्मार्ट सिटी बना था क्यों नहीं बना।
कोई नहीं पूछेगा कि ये आपका एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा है भागलपुर में। कोई ये नहीं पूछेगा क्यों नहीं, जो हम रेलवे में रेल टिकट में देते हैं, एसी का किराया देते हैं, वही एसी का किराया समथिंग होता है एयरक्राफ्ट का। वो एयरक्राफ्ट क्यों नहीं भागलपुर में बन रहा है, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ये सबकी बातें हैं, सबके दिलों की बातें हैं। एक रोड एक साल में 4-4 मरतबे क्यों बनते हैं, कोई सवाल नहीं पूछते। ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप हम सभी को इस पे सोचना होगा, सोच करके अपने घरों में चर्चे करने होंगे, अपने दोस्त यारों के साथ चर्चे करने होंगे। और इसको जब तक हवा नहीं देंगे हम लोग, तब तक समझिए कि बहुत बुरा हाल हो चुका होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। अपनी बात रखने के लिए, आप लोगों को सुनने के लिए बड़े धैर्य के साथ, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। वसीम जी धन्यवाद। हम लोग इस मंच को भाषण का मंच नहीं बनाए, विचार का मंच बनाए तो अच्छा होगा। चार का तो मैं भी बोलता रहूँ। तो विचार है, बहुत से बच्चों का विचार, लगभग 24-25 लोग हैं, सभी को बोलना है, तो थोड़ा उस पर लोग ध्यान देंगे। वसीम ने जो बातें बोली, जिगर वाला होगा तो बोलेगा, और ये भी बोला कि डर लगता है, तो फिर जिगर कहाँ है? डरिए नहीं, अपनी बात को बोलिए। मैं अपने आंदोलन के साथी 74 के मजबूत साथी घनश्याम जी से आग्रह करूँगा तो अपनी बात को आदरणीय मंचा सिंह साथियों और इस सभागार में उपस्थित अलग अलग जिलों से आए हुए प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को जोहार करता हूँ। मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड में नमस्कार की जगह पर जोहार किया जाता है। और उसके बाद तिलका मांझी की इस धरती को सलाम करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले साथी योगेंद्र ने फोन पर बात की कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक सम्मेलन हम लोग भागलपुर में करने जा रहे हैं, तो आना। फिर मनोज गीता जी ने, पंचम भाई ने भी कहा, और मैं कल यहाँ आया, एक और अलग मीटिंग थी, आज इस सम्मेलन में आया हूं। देखकर और सुनकर अच्छा लग रहा है। सबके मन में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक गुस्सा है, और लगता है कि सन 72, 73, 74 की फिजा देश में फिर से उभर कर सामने आने वाली है। साथी योगेंद्र ने जिस कविता का उल्लेख किया, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, उसकी अगली पंक्ति है, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, और जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। तो इनकलाब की फिजा दिख रही है चारों तरफ, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के अलग अलग कोने में इनकलाब की फिजा दिख रही है। और वह इनकलाब की फिजा महंगाई के खिलाफ भी है, बेरोजगारी के खिलाफ भी है, सांप्रदायिकता के खिलाफ भी है, औरतों के माने औरतों पर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ भी है, और जो कुछ भी देश में हो रहा है आज, जो विकृति को लेकर सामने आ रहा है, और जो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रहा है, उसके खिलाफ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं आंदोलन में आया था, उस समय हमारी उम्र 20 साल की थी, और उसी 20 साल में भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद था मैं।
और सवाल क्या था? जो सवाल आज आप उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, उस आंदोलन का दो महत्वपूर्ण सवाल यह भी था, दो महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी था, मेरा महंगाई और बेरोजगारी का। आज वह सवाल फिर से उठा। गुजरात के आंदोलन का 50 साल होने जा रहा है और 2 साल बाद हमारे आंदोलन का, यानी संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का भी 50 साल होगा। यहां बहुत सारे साथी बैठे हैं जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जिन्होंने भूमिका निभाई है, जेल गए हैं, मार खाई है, और आज ठीक वही स्थिति बन रही है। अमरनाथ भाई ने कहा कि इमरजेंसी, घोषित इमरजेंसी से ज्यादा बदतर स्थिति इस अघोषित इमरजेंसी की हो गई है। एक बात जान लीजिए कि शायद इमरजेंसी अब घोषित नहीं होगी, लेकिन जो कुछ भी होगा वह इमरजेंसी से ज्यादा बदतर होगा और हो रहा है, देख लीजिए। मित्रों, जब ये महंगाई बेरोजगारी की बात आज हम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें 90 के दशक में जाना चाहिए, और जब 90 के दशक में हम इसलिए जाना चाहते हैं कि जब डंकल प्रपोजल सामने आया था, आज बहुत सारे साथी डंकल प्रस्ताव के खिलाफ लड़ रहे थे, तभी हम लोगों ने कहा था कि आने वाला समय पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही विकट समय आने वाला है, विभत्स समय आने वाला है। महंगाई और बेरोजगारी निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि जो राजनीति का केंद्रीकरण होता जाएगा, जो अर्थ का केंद्रीकरण होता जाएगा, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। महंगाई और बेरोजगारी एक राजनीतिक सवाल है, एक आर्थिक सवाल है, इस बात को समझना जरूरी है। और अगर हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन, एक आर्थिक आंदोलन की शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी। और हमें लगता है कि आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो हमें निश्चित तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन, दीर्घकालिक राजनीतिक आंदोलन, दीर्घकालिक आर्थिक आंदोलन के बारे में एक रणनीति हम लोगों को यहां से बना के उठना चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने खेती किसानी बचाओ अभियान की शुरुआत की। भागलपुर में भी एक बैठक हुई, पटना में भी हुई, मधुपुर में हुई, जमशेदपुर में हुई, और यह जो बैठक हुई और यह जो अभियान चल रहा, मुहिम चल रहा है खेती किसानी बचाओ का, वह इसलिए चल रहा है कि खेती किसानी को सुनियोजित ढंग से खत्म करने की कोशिश हो रही है, और उनकी कोशिश है कॉर्पोरेट के हाथ में सौंप देने। जो खेती किसानी अभी तक बहुत हद तक किसानों के नियंत्रण में है, हालांकि पिछले 25-30 साल से 20 साल से कह सकते हैं, वो खेती किसानी धीरे धीरे कॉर्पोरेट के हाथ में जा रही है, बाजार के हाथ में जा रही है। तो निश्चित तौर पर जब खेती किसानी बाजार के हाथ में जाएगी, कॉर्पोरेट के हाथ में जाएगी, तो महंगाई को कैसे रोक सकते हैं? अगर महंगाई को हमको रोकना है तो खेती किसानी की पूरी प्रक्रिया जो है वह खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं उनके हाथ में देनी पड़ेगी। यह तार्किक परिणति है। और दूसरी इसकी उल्टी परिणति है कि अगर हम कॉर्पोरेट के हाथ में, बाजार के हाथ में खेती किसानी को देंगे या अन्य तमाम चीजों को बाजार के हाथ में सौंप देंगे तो महंगाई को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि बाजार जो है मुनाफे पे चलता है। जितना मुनाफा वो कमाना चाहेगा, अगर वो कमाएगा तो निश्चित तौर पर वो महंगाई हम पर थोपेगा। तो हमें निश्चित तौर पर अगर ये बात करनी है तो खेती किसानी की जो अकेंद्रित प्रक्रिया रही है, विकेंद्रित प्रक्रिया रही है, जो किसानों के हाथ में, मजदूरों के हाथ में रही है, उसको फिर से हमें वापस लाना पड़ेगा। और जब तक हम इसको वापस नहीं लाएंगे तब तक अनाजों के बढ़ते हुए दाम को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि आप देख चुके हैं कि किस तरह से हजारों हजार टन का सैलो बनाया जा रहा है। कटिहार इसका उदाहरण है।
कटिहार में, आप यही बगल में बिहार में देख सकते हैं, जहां एक कंपनी ने दर्जनों सैलो बना के रखा है, जहां एक एक सैलो में 50-50, 60-60 हजार टन अनाज आता है। तो जब इस तरह की प्रक्रिया चलेगी तो आप कैसे महंगाई होगी? और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार, जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बस तमाम सरकारें या जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक प्रक्रिया चली है, ये तमाम प्रक्रियाएं जो है कॉर्पोरेट के हाथ में जा रही हैं। दलों का चरित्र भी एक तरह से कॉर्पोरेट की तरह हो गया है। अगर हमारा चरित्र वैसा होगा, दलों का चरित्र वैसा होगा, संस्थाओं का चरित्र भी वैसा बनाया जा रहा है। अगर हमारा चरित्र भी कॉर्पोरेट का होगा तो आप कैसे लड़ेंगे महंगाई और बेरोजगारी से? तो हमें निश्चित तौर पर महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण स्वरूप है, विकेंद्रित स्वरूप है, उसको हमको विकसित करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हमें जनता की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। जो मजदूर हैं, किसान हैं, वंचित समुदाय के लोग हैं, उनकी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसा कि साथी ने कहा कि हमको गांव-गांव जाकर के संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। भागलपुर में हम कर रहे हैं। भागलपुर महानगर तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा नगर तो है, तो निश्चित तौर पर यहां से आवाज जाएगी। लेकिन अब आगे की कड़ी जो है वो यह है कि अब हम इन सवालों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के सीधे गांव में जाएं। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम गांव की ताकत को मजबूत करें, वंचितों की ताकत को मजबूत करें, पिछड़ों की ताकत को मजबूत करें, गरीब गुरबों की ताकत को मजबूत करें। उनकी ताकत जब मजबूत होगी तभी हम बेरोजगारी को और महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस सकते हैं और एक आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। जहां तक जो बात अभी हुई है, अमरनाथ भाई ने 37 की याद दिलाई और वो हिटलर की तरफ उन्होंने इशारा किया, जर्मनी में जो कुछ हो रहा था। और पूरा जर्मनी एक तरह से पागल था उस व्यक्ति के पीछे, और अपना देश भी पागल हो रहा है एक व्यक्ति के पीछे। और जब हम पागल हो जाते हैं तो सोचिए क्या स्थिति बनती है। जर्मनी की क्या स्थिति हुई? आज देश उस तरफ जा रहा है। अगर उस तरफ देश जा रहा है या उस तरफ देश को ले जाया जा रहा है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। जिस तरह से जर्मनी में एक उद्देश्य था, एक नस्ल की सरकार को स्थापित करना, एक नस्ल की व्यवस्था चलाना, उसी तरह से यहाँ की भी कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस बात के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं, ज्ञान वापी मस्जिद से लेकर के तमाम बातें जो हो रही हैं, और जहां लिंग निकल रहा है, उस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक सपना 1925 में पाला गया था और उसकी घोषणा की गई थी कि सन 2025 में भारत में हिंदू राष्ट्र कायम करना है। ये 2022 है, 3 साल का समय है। 3 साल का समय है, और इस 3 साल के समय में जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं, जो लोग समता में विश्वास करते हैं, जो लोग न्याय में विश्वास करते हैं, जो लोग सद्भाव में विश्वास करते हैं, उनके सामने चुनौती है कि क्या हम वैसा राज्य बनाएंगे जहां एक नस्ल का राज्य होगा, एक नस्ल का देश होगा, या हम वैसा राज्य बनाएंगे, वैसा देश बनाएंगे जहां कौमी एकता हो, जहां विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच एक एकता होगी। क्या होगा? हम क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पर हम जो यहाँ बैठे लोग हैं, हम चाहते हैं कि कौमी एकता कायम हो, हम चाहते हैं एक सद्भाव हो, हम चाहते हैं कि प्रेम का देश बने, हम चाहते हैं जहां बेरोजगारी न हो, हम चाहते हैं जहां महंगाई न हो, कम से कम खाने के लिए जो न्यूनतम चीजों की जरूरत है, या पहनने के लिए या रहने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, वह सहज ढंग से लोगों को उपलब्ध हो। तो वैसी स्थिति में हमें लगता है कि एक बड़ी तैयारी हम लोगों को करनी पड़ेगी, और हमें यहां से संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि हम गांव-गांव में संगठन का निर्माण करें। जयप्रकाश जी ने हम लोगों को सिखाया था कि जनता की ताकत जितनी मजबूत होगी, सत्ता की ताकत उतनी ही छीन होगी।
और उन्होंने यह भी कहा था, जैसे अमावस की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि रात कितनी भी घनी और अंधेरी हो, सुबह तो होती ही है, सुबह होनी है। बात को समझ लीजिए, कितनी भी घनी अंधेरी रात होगी, सुबह होगी। इस सपने के साथ, इस संकल्प के साथ हम लोगों को काम करना है और निश्चित तौर पर जनता की ताकत को मजबूत कर। जनता की ताकत जब हम बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम वैसी जनता की ताकत बोल रहे हैं जिनके जो आज साधन विहीन है, जिनके पास आज आवाज नहीं है, जिनको आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उपेक्षित समझा जाता है। वैसे तमाम लोग, और वैसे तमाम लोग जो हम कह रहे हैं तो वो महिलाएं भी हैं। आज इस सम्मेलन में 3-4 महिलाएं आई हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उन महिलाओं की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार तो उनको किचन में झेलना पड़ता है। बेरोजगार घर में जब बेरोजगार पति होता है, बेरोजगार पुत्र होता है, तो सबसे ज्यादा माने पीड़ा तो उस महिला को होती है। तो हमें आगे की लड़ाई की व्यूह रचना में महिलाओं को अधिक से अधिक आगे लाने, उनको सक्षम बनाने और संघर्ष के मोर्चे पर जो है उनको मैं क्या बोलते हैं मजबूत ढंग से सामने लाने की कोशिश हम लोगों को करनी पड़ेगी। अगर हम ये सब करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई खड़ी हो सकती। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होगी या हिरावत दस्ता का जो काम करेगा वो नौजवान करेगा। वह नौजवान जिसकी उम्र आज 18 साल, 20 साल, 19 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल की, उनको संगठित करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ देख रहा था फेसबुक पर कि जो पोस्टर साट रहे थे, नौजवान साट रहे थे पोस्टर इस महंगाई बेरोजगारी विरोधी सम्मेलन का, तो मैं आज से 40-45 साल पहले चला गया और मुझे लगा कि मैं फिर जवान हो गया। और जवानों की टीम को देख के मुझे लगा तो मुझे जाना ही चाहिए, ताकि आज 68 साल की उम्र में हम 20 साल के हैं, इसका एहसास हमको हमारे भीतर जगाना पड़ेगा और तभी हम लड़ने की ताकत भी पा सकते हैं। इसलिए आप तमाम जो लोग बैठे हैं जिनका बाल पक गया है, चाहे भवानंद जी हो, चाहे जो भी साथी हो, हमें 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की बातों को याद करते हुए फिर से आंदोलन में आना पड़ेगा। और क्रांति है पुकार की तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, वो शान जगाना पड़ेगा, वो आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और तभी हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा व्यापक आंदोलन कर सकेंगे। निश्चित तौर पर भागलपुर में जो आवाज उठी है वह पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में और देश के अन्य कोने में जाएगी और हम एक बड़ी लड़ाई खड़ी कर सकेंगे। इन्हीं कामना के साथ आप तमाम साथियों को फूल जोहार, सलाम, नमस्कार। बड़ी लड़ाई की तैयारी करेंगे, सही बात है किसान, और लोगों का सहयोग रहेगा तो हम उस बड़ी लड़ाई को आयाम तक देंगे। मैं अब एक महिला आवाज को आवाज देता हूँ। सीतामढ़ी से चक्की हमारे बीच में आई है, आदरणीय उषा शर्मा जी, उनसे आग्रह होगा वो आए और अपनी बात को रखें। वो शिक्षिका है उषा जी। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी भाई और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी मित्र, हमारे सभी बच्चे बच्चियां, हम आज एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो है महंगाई और बेरोजगारी विरोधी सम्मेलन में। ये महंगाई और बेरोजगारी बहुत दिनों से हमारे पीछा करती आ रही है और हम अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं। बस केवल जब भी महंगाई बढ़ती है तो अपने आप में आवाज लगाते हैं, सुनो इतना दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा। लेकिन इसे महंगाई को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसके लिए विकल्प तलाश सकते हैं, इस तरफ हमारी कभी निगाह नहीं जाती। हमें इस पर सोचने की जरूरत है।
और सोचना, अब सोचने का समय नहीं है। अब तो लगता है इस पर काम करने की जरूरत, क्रांति करने की जरूरत, आगे बढ़ने की जरूरत, एक आंदोलन करने की जरूरत है। यहाँ जो उपस्थित हैं हम सभी लोग, तो बहुत सारे लोग हमें पीछे देख रहे थे कि शायद इस ओर उनका ध्यान नहीं था कि हमारे जो दूर दूर से साथी आए हैं उन्हें ये इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हमारे विरुद्ध जो एक साजिश हो रही है देश में, या हम जिस साजिश के शिकार हो रहे हैं उसमें हमारी भी भूमिका है, हम भी कुछ कर सकते हैं। हर एक इकाई की अपनी अपनी भूमिका है, हर कोई कुछ कर सकता है। और जब सम्मिलित रूप से हम सब संगठित हो जाते हैं तो हमारी शक्ति चौगुनी हो जाती है। तो कहते हैं एक और एक जब मिलते हैं तो 11 हो सकते हैं। जब इतने सारे हम लोग मिले तो हमारी शक्ति, हमारी सामूहिक शक्ति एक बहुत बड़ी क्रांति कर सकती है। और आपको शुरू में ही यह आह्वान किया गया है, जो साथियों ये क्रांति है और इस क्रांति में आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी सहभागिता चाहिए। और ये क्रांति हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हम सब के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। जो देश में शांति चाहते हैं, जो देश में इस बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं, इस महंगाई को समाप्त करना चाहते हैं, एक स्वतंत्र देश अच्छा बन सके, हमारे देश में कोई भूखा ना हो, कोई बेरोजगार ना हो। आज किसी के पास 35 मंजिला मकान है रहने के लिए, तो किसी के पास एक रहने की झोपड़ी नहीं है। क्या इतनी असमानता क्यों? ये आजादी की लड़ाई क्या हमने इसीलिए लड़ी कि एक के पास। इस सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर योगेंद्र भाई, संचालक आदरणीय मनोज मीता भाई, हमारे झारखंड के साथी घनश्याम भैया, यास्मीन बानू जी, प्रणव जी, और यहाँ प्रसाद में विराजमान आप तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम पंचम है, जैसा कि मनोज भैया ने बताया आप सबको। मैं सुपौल जिले से आया हूँ और जैसा कि मनोज भैया बता रहे थे, हम लोग रोज सुबह 7 बजे, रोज पिछले 2 साल से, उसमें यहाँ कई साथी हैं मौजूद, जो हम लोग रोज सुबह 7 बजे ऑनलाइन एक मीटिंग करते हैं। उसका नाम है गांधी शांति अभियान। और ये आप ही के जमुई जिले में जब बुकार में सांप्रदायिकता भड़क गई थी, वहां हम लोगों ने कुछ शांति सद्भावना का काम किया। बुकार की पुकार से ये शुरुआत हुई थी और रोज सुबह में 7 बजे हम लोग मिलते हैं और उसमें देश, समाज और विभिन्न चीजों पे, विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते हैं। और उसी चर्चा के दौरान, उस चर्चा के दौरान भी आज जो ये सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन की परिकल्पना हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे और इसका परिणाम आज सम्मेलन के रूप में यहाँ हो रहा है। मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता भी हैं, बहुत सारे 74 आंदोलन के साथी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ यहाँ, उन सबका भी सुनना है। और खास करके जो युवा है, जो नई पीढ़ी के युवा हैं, कॉलेज के युवा हैं, वो यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं। तो युवाओं के मन में क्या चल रहा है, अभी 2-3 युवाओं ने अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लग रहा था कि आज जो स्थिति है पूरे देश की, पूरे मुल्क की, वो हम सब उससे अवगत हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमको आपको सबको पता नहीं है। लेकिन आगे वो एक कहावत है ना, गांव घर में लोग कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन सबसे पहले, तो वही वाली बात है। तो अभी तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए हम सब यहाँ आ गए हैं और अब ये कदम रुकने वाला नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है और सब मिल के बढ़ना है। तो ये जो जन विरोधी सरकार है, तमाम कितनी भी बातें कर लें, उसका मैं तो एक ही बात करता हूँ कि भाई ये जन विरोधी सरकार है, जिसको जनता का कोई लेना देना नहीं है जनता से।
और वो अपने मन की बात करता है। हमारी उषा दीदी ने बहुत अच्छी बात कही, वो तो अपने मन की बात सुना रहे हैं, भाई हम लोग तो अपनी मन की बात सुनाएंगे। तो अब ये एक अभियान चलना चाहिए कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के हम अपने मन की बात सरकार को सुनाएं और सरकार को इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाएं। अगर संभव हो सके तो हम 74 और 77 की का जो आंदोलन हुआ था, उस तरह का जो आगाज हुआ था, जो सत्ता को बदल दिया था, उस तरह के परिवर्तन की लड़ाई के हम लोग अग्रगामी बने। किसी आशा और शुभकामना के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन भाई। और अब मैं बिना समय गवाए राम धीरज जी जो इलाहाबाद से चल के आए, आदरणीय राम धीरज जी निकल गए, कोई बात नहीं। हमारे बीच में डॉक्टर साबुद्दीन जी हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, और ऐसे कार्यक्रमों में समय निकाल के आते हैं। यहाँ तक कि वो बैजानी तक भी गए, टाइम से कार्यक्रमों के आए और अपने बात सलाम, नमस्ते, जोहार। बगैर किसी झोल झमेले के हम अपनी असली औकात पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब बार बार मेहमान को बुलाने से पहले वक्त को याद दिलाते हैं, इसलिए सीधे अपनी औकात पे कि लहू के रंग का अपना मिजाज रखता हूँ, लहू के रंग का अपना मिजाज रखता हूँ। मैं अपने सर के लिए तख्तो ताज रखता हूँ। वफा की राह में लुटने का गम न करें आप, वफा की राह में लुटने का गम न करें आप। तड़पते हुए दिल का इलाज रखता हूँ, तड़पते हुए दिल का इलाज रखता हूँ। पैसे से जैसे मैं डॉक्टर हूँ उतना मैं बोल नहीं सकता, लेकिन लिख लेता हूँ कुछ। तो इसी संदर्भ में एक हम छोटी सी पंक्ति है जो सुना देते हैं कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जनता सारी भूख मरे, मंत्री खाए मेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, जनता सारी भूख मरे, मंत्री खाए मेवा। कुर्सी के खेल में अंधे हो गए नेता, वादों के खेल को कोई नहीं खेलता। मंत्री के तेवर हुए जान के लेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक नहीं दो नहीं सब है भ्रष्टाचारी, एक नहीं दो नहीं सब है भ्रष्टाचारी। जुल्म इनके सह रही जनता बेचारी, गरीब के खून से सबका हो कलेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जनता सारी भूख मरे, मंत्री खाए मेवा। भूखन के थाली देते, प्यासन को लोटा, चम्मच को मौका देते औरन को गाली। चुनाव के टाइम करे देश के सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। थैंक यू वेरी मच। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कोई हिंदूवादी हो तो देखे कि क्रिश्चियन जय गणेश बोल रहा है, बैंक से ही बोल रहा है। ये एक फिनोमेना बना दिया गया हिंदू मुसलमान का। वो लोग हिंदू मुसलमान नहीं है, जो आम लोग हैं, जो विशिष्ट है वो तो हिंदू मुसलमान है। हम आगे बढ़ते हैं और पटना से आए हैं हमारे बीच में प्रभाकर जी। उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए और अपनी बात को रखें। आदरणीय प्रभाकर जी।
इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय रामचरण जी और उपस्थित सारे साथियों, बंधुओं, सज्जनों, हम दुष्यंत की एक पंक्ति के साथ अपनी बात शुरू करेंगे। कौन कहता है कि आकाश में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आकाश में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नहीं मित्रों, पत्थर उछालने के लिए हमारी तबीयत ठीक होनी चाहिए। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमारी पत्थर दूर तक नहीं जाएगी। और ये देखना पड़ेगा कि हमारी तबीयत कहाँ खराब है। हम अगर अपनी खराबी दूर नहीं करेंगे तो हम पत्थर नहीं फेंक सकते हैं। तबीयत हमारी ठीक रहेगी तभी हम पत्थर फेंक सकते हैं मित्रों। अब सवाल है, कभी कहा एक साथी ने कि आखिर ये स्थिति पनपी क्यों? इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? हम इस दुर्दशा में क्यों पहुंचे हैं? हमारी तबीयत इतनी बिगड़ी क्यों है? अगर हम ये कह दें कि सरकार की वजह से अगर हमारी तबीयत बिगड़ी है तो शायद हमारे ख्यालात गलत होंगे। सरकार दूसरी फैक्टर है, हो सकती है, मौलिक फैक्टर नहीं है। हमारा समाज चूंकि जिम्मेदार है इसको बढ़ाने के लिए, इसलिए हम इस दुर्दशा में पहुंचे हैं। मित्रों, असली बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। अगर हम असली बीमारी में नहीं चलेंगे तो हमारी तबीयत ठीक नहीं हो सकती है। ये गांठ बांध लेने की जरूरत है। ये जो महंगाई और बेरोजगारी का सवाल है, यह सीधे सीधे समता के सवाल से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी भावना समता विरोधी रहेगी, हम भेदभाव में विश्वास करेंगे, हम शोषण में विश्वास करेंगे, तो हम तबीयत से पत्थर नहीं उछाल सकते हैं मित्रों। इसकी गारंटी है। और निश्चित रूप से इस आंदोलन के साथ सिर्फ आर्थिक आंदोलन ही नहीं, राजनीतिक आंदोलन ही नहीं, हमें साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी चलाने पड़ेंगे। आंदोलन जस्टिस फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर तीनों में समय नहीं बिठा सकते हैं तो हम पत्थर नहीं उछाल सकते हैं। एक तो पहली बात, इसमें जो छिपा हुआ तत्व है कि हमको समता का आंदोलन बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारे मित्र ने कहा कि डंकन्स प्रपोजल पर दस्तखत हुए, WTO बना और स्थिति यहां आ गई। उसके विश्लेषण में जाना पड़ेगा। हमको किसी पार्टी की प्रशंसा नहीं करनी है। हमको अपनी समस्या को लेकर अगर चलना है तो निश्चित रूप से जो जातीय भावना है, जो सांप्रदायिक भावना है, जो भ्रष्टाचार है, इसको लेकर हम साथ साथ चलेंगे। आज हम इन सवालों पर बात कर रहे हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। मैं पटना हाईकोर्ट में वकील भी हूं, उससे पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। न्यायालय लगभग समाप्त है, कार्यपालिका लगभग समाप्त है। कैसे समाप्त है कार्यपालिका? लगभग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को ध्वस्त कर दिया गया। संयुक्त सचिव के पद पर सीधे सीधे मल्टीनेशनल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो तय करता है वो बहाली होता है लैटरल एंट्री से। जो आईएएस होते हैं, कंप्लीट करके आते हैं, वो वीडियो से शुरू करते थे तो बुढ़ापा में जाकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी होते थे केंद्र में। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि सीधे सीधे मल्टीनेशनल कंपनी, या कह सकते हैं सांप्रदायिक तत्व भी, कि जो चाहती है कंपनियां, वो संयुक्त सचिव के पद पर बैठते हैं लोग। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? बताइए। वो जो नीतियां तय करेंगी
वो रोजगार वाली नीति तय करेगी कि मल्टीनेशनल के लिए तय करेगी, वो अपनी कंपनी के लिए तय करेगी। तो ये जो संरचना है, यहाँ सारे बैठे हुए हैं, जिनके पास है PhD है, कुछ और है। कल के दिन जो प्रोफेसर की बहाली होगी वो भी लैटरल एंट्री से होगी। अभी आया है कि लैटर जिनको मन होगा, तो बात हो रही थी कि मन की बात नहीं चलेगी। तो वो जो बात है लैटरल एंट्री से बहाली की, वही मनमानी है कि जिनको मन होगा उनको बैठा दिया जाएगा और राज करेगा। तो उसके खिलाफ कौन जाएगा? उसके खिलाफ उन्हीं को जाना पड़ेगा जिनको रोजगार चाहिए। अगर ये उनको समझ में नहीं आएगा तो सड़क पर नहीं आ सकते हैं, वो त्रिशूल लेकर के रोड पर आ सकते हैं, लेकिन मशाल जलाकर के रोड पर नहीं आएंगे। मशाल जलाने का काम कैसे होगा? हमें सोचना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि इस देश में जब डंकन प्रस्ताव आया था, हम लोगों ने विरोध किया था, उसके लिए गिरफ्तारियां दी, आंदोलन चले, लेकिन हम हार गए। क्यों हार गए? अगर डंकन प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं होता, WTO नहीं बनता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। एक लड़ाई हम हार गए, और क्यों लड़ाई हारे ये मंथन करना पड़ेगा। अगर हम ये मंथन नहीं करते हैं तो संभवतः हम उस सपने तक नहीं जा सकते जिस सपने के साथ हम आज बैठे हैं। क्योंकि भारत जब डंकन प्रस्ताव पर दस्तखत किया तो भारत के ही सपने नहीं मरे, विश्व के तमाम गरीब मुल्कों का उस सपना मर गया जो बराबरी का सपना था। उस बराबरी के सपना के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे मन में भेदभाव आएगा, ऊंच नीच आएगा, जातपात आएगा, साम्प्रदायिकता का भाव आएगा, अहंकार का भाव आएगा, हम नहीं कर सकते हैं मित्रों। वो हमें त्यागना पड़ेगा, बराबरी का भाव लाना पड़ेगा, चाहे सामाजिक बराबरी हो या आर्थिक बराबरी हो। जब तक ये बराबरी नहीं लाएंगे तब तक हम राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हमको साफ साफ लड़ना पड़ेगा, ये हमें दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं इसलिए कि समाज में प्यार जिंदा रहे, आदमी का खून नहीं पिए। और जब हम देखते हैं कि आदमी का खून पी रहा है कोई, और हम खून पीने वालों के साथ होते हैं, क्यों साथ होते हैं? क्योंकि हमारी बीमारी जातीयता है, हमारी बीमारी सांप्रदायिकता है, हमारी बीमारी और कुछ है। हम जातीय भावना में रखेंगे अंदर तो हम उस बीमारी से नहीं लड़ सकते। और मित्रों समझ लीजिए, बबूल के नीचे जो बैठेगा कांटा सबको करेगा। यह सपना छोड़ दीजिए कि हम बबूल के नीचे बैठेंगे और कांटा हमें नहीं करेगा। तो मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत मित्रों को सुनना है। हम आपके सिपाही के तौर पर आपके साथ रहेंगे, जो भी आप कहेंगे कदम से कदम मिला के चलेंगे। और मैं इस वादा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। तबीयत हमारी ठीक है, खराब होगा तो आप लोग सुधार देंगे, इसका विश्वास है, इसलिए आपके साथ हैं। आरण्य हम युवा की तरफ चलेंगे। सुकांत था यहाँ पे, सुकांत जी हैं क्या? अच्छा ठीक है, सुकांत जी नहीं है तो संजीत कुमार, संजीत जी आप सर्वप्रथम आप सभी को नमस्ते। मैं संजीत कुमार तिलकामांझी भागवत विश्वविद्यालय का वर्तमान छात्र हूँ। मैं जब अपने राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ, मेरे मन में एक संशय का भाव आता है। मैंने पिछले 2014 में बड़े बड़े वायदे के साथ उन्हें बोलते देखा, उनके झांसे में आया, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। ये उस समय मेरी मजबूरी नहीं थी, ये मेरी काबिलियत थी, मैंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या कहा कि गहरा जख्म है, जाने में समय लगता है। मैंने उसकी भी बात को माना,
चलिए भैया, लेकिन मैं कहता हूं अगर मेरे पैर में जख्म है तो मैं अगर सोपना मशीन लगाता हूं तो वो जख्म कुछ घंटों में कुछ दिनों में जानी चाहिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लंबे लंबे वायदे करते हैं, करिए जनाब, हमसे उसको कुछ नहीं है। मैं युवा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नौकरियां चाहिए, मुझे घर में माँ ताने देती है, माँ अफसोस करती है, मैं आगे क्या करूंगा? मेरे में थोड़ा बहुत क्वालिटी है, ऐसा नहीं मैं पूरा बुड़बक हूँ। आप कहते हैं कि लड़का मेहनत नहीं करता, लड़का पढ़ता नहीं, थोड़ा बहुत क्वालिटी है, मैं ले सकता हूँ, लेकिन आप कुछ तो एक जुगनू की तरह टिमटिमाइए नहीं, आपको फुर्सत नहीं है, आपको फुर्सत नहीं है विदेशी दौरों से। आप भारत के कम और विदेश के नागरिक ज्यादा लगते हैं। आपको बुलाने के लिए एयरपोर्ट पर बड़े बड़े मंत्री हार लेकर जाते हैं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। आप बड़े बड़े फूलों की मालाएं पहनिए, लेकिन आपको युवाओं की तरफ रुख करना होगा। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अभी वो समय है जो उस बैनर पर लिखा हुआ है कि महंगाई बेरोजगारी विरोधी सम्मेलन, हमें ये चुप होकर नहीं मिले। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, हम जब चल पड़ेंगे तो पूरा काफिला बन जाएगा, ये भाव मन में जगाना होगा। मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि अपने मन की चिंगारी को जगाना होगा। आप उस धरती से आते हैं, आप बिहार की उस धरती से आते हैं जहां दिनकर जी जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके खिलाफ बोलने का अधिकार रखते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। आप उस धरती से आते हैं, आपके मन में ये बातें 24 घंटा दौड़नी चाहिए और आपको चुप रहने से अब नहीं मिलेगी महंगाई और बेरोजगारी से निजात। आपको कुछ करना होगा। तो आपको दिनकर साहब ये पंक्तियां याद रखनी होगी कि उन्होंने लिखा था कि उत्तर में जब एक नाविक उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाविक उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पर उसकी आग राम के सर से, सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, बंधी सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में। मैं पंक्तियां भूल रहा हूं जोश में आकर, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने मन की ज्वाला को जगाए रखें। अब ऐसे आजादी मिलने वाली नहीं है। तो मैं अंत में एक राहत, देखिए बात है और आती है, सिर्फ महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, साथ हमको जाति और धर्म में बांटा जा रहा है। हम बचपन में जिस माँ के कहने पर कि मेरे घर में सुबह अजान पढ़ते हम जगा करते थे, आज उसी अजान के बारे में मुझे भड़काया जा रहा है। मेरी माँ कहती थी अजान पढ़ गया, लगता है सुबह हो गई है, 1 बज गया है, शाम के 5 बज गया, आज उसी अजान के बारे में मुझे भड़काया जा रहा है। तो हमें ये अपनी सुचिता पैदा करनी होगी। और मैं प्रधानमंत्री महोदय का आभारी हूँ। मुझे आज तक प्रधानमंत्री महोदय को देखकर लगा ही नहीं कि वे प्रधानमंत्री हैं। आपकी तस्वीर देखकर मेरे मन में सुचिता पैदा क्यों नहीं होती है कि आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं? आपको देखकर बार-बार ऐसा क्यों लगता है कि आप एक गैंगस्टर फैक्ट्री चला रहे हैं और आप उसकी अगुवाई कर रहे हैं, और जितने छोटे-छोटे आपके क्या कहते हैं उसको चर्चा वगैरह है, वो आपके गैंगस्टर फैक्ट्री के दलाल हैं। मेरे मन में, हर एक भारतीय के मन में सुचिता पैदा क्यों नहीं होती है? तो मुझे आज तक इनको देखकर कभी प्रधानमंत्री, हमको कहने का इच्छा ही नहीं होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं अपने माँ को देखता हूँ, उन्हें देखकर मुझे लगती है ये मेरी माँ है। शिक्षक को देखकर, मैं सर को देखकर लगता है मेरे शिक्षक हैं। तो आपको देखकर ऐसा लगनी चाहिए आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं राहत इंदौरी साहब की गजल के कुछ शेर पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि आप अगर हिंदुस्तान में रहकर फैज अहमद फैज साहब को पढ़ें या राहत इंदौरी साहब को पढ़ें, कल आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए आप देशद्रोही हैं। तो मैं वो देशद्रोही का तबका लेने के लिए तैयार हूँ और मैं गजल के कुछ शेरों को पढ़ूंगा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत हो, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत हो, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़े है। आपको किसी भी सरकार की जुबान बनने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी जुबान पैदा करिए। वो जो कहे दिन, वो जो कहे रात, वैसा नहीं हुआ करती है। हम भारत की धरती से हैं जहाँ भगत सिंह भी पैदा लेती है और जहाँ गांधी भी पैदा लेती है। तो आपको वैसा सोच रहा है कि जो आए जो, और ये
जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। कोई भी सत्ता के मूल पर बैठे हुए ये ना सोच ले कि उसका बपौती कोई राज है, सिंहासन है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, अब जो कहेंगे हम सुनते जाएंगे। नहीं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता हो, अंतिम ये शेर कहते हुए अपने शब्दों को रखूंगा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं इसी जुआ जोश को जलाए रखिए और बस मैं अपनी बातों से अब इस जो ये नाव चल रही है मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। युवा होने के नाते हमसे जो बन पाएगा, जो साथ जहाँ तक चल पाएगा मैं साथ दूंगा, चलते रहूंगा, क्योंकि इन गद्दारों को यहाँ से निकालना जरूरी है। इसलिए आपको जो भाई साहब कह रहे थे कि जिगरा, हमको 56 इंच नहीं चाहिए, हमको 56 इंच नहीं चाहिए, क्योंकि एक चींटी भी हाथी के सुर में घुस कर उसको बर्बाद कर सकती है। हमको वही चींटी बनना है, 56 इंच का साथी हमको नहीं चाहिए। खूब खूब आभार, धन्यवाद।